नमस्कार, न्यूज नशा देख रहे हैं आप। मैं हूं वाई शिवम। पीपल वर्सेस पॉलिटिक्स में आज मैं बात करूंगा अडानी की। अडानी की बात इसलिए क्योंकि शायद लोगों की स्मृतियों से 3 महीने पहले की बातें धुंधली पड़ने लगी हैं और नए मुद्दे जगह ले रहे हैं। सीलबंद करामाती लिफाफा फिर से सुर्खियों में है, फिर से उसकी बात हो रही है। सीजीआई के पास ये लिफाफा पहुंच चुका है। उधर सेबी ने कहा है कि उसे अडानी साहब की कुंडली खंगालने में अभी वक्त कम पड़ रहा है, 6 महीने और दे दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले में जांच के लिए 6 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था। यह कमेटी रिटायर्ड जज एएम सप्रे की अध्यक्षता में काम कर रही थी और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। शीर्ष अदालत की वेबसाइट अगर आप देखें तो उस पर अपलोड किए गए वाद सूची के हिसाब से चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पादरीवाला की पीठ इस मामले को देख रही है। लेकिन आम लोगों के दिमाग में अभी भी सवाल जिंदा है, जैसे अडानी केस में लीपापोती हो रही है। क्या अब यह मामला भी बाकी मामलों की तरह पुराना हो गया है? अडानी क्या है, कौन है, कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, क्यों इतने जल्दी अमीर हो गए, कौन उनके पीछे है, मोदी से उनका क्या रिश्ता है और सरकार ने अडानी को अमीर बनाने में कैसे मदद की? बैंकों ने उन्हें हजारों करोड़ रुपए किस आधार पर कर्ज दे दिया? इस तरह के दर्जनों सवाल हैं जो अभी भी अनुत्तरित हैं और इनके जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। कुछ महीनों से कोशिश की जा रही है। मित्र का चित्रण करने से पहले मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चलता हूं। आपको याद होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संसद में दिए अभिभाषण पर चर्चा के दौरान फरवरी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जाने माने कारोबारी अडानी से प्रधानमंत्री मोदी के रिश्ते को लेकर गंभीर आरोप लगाए। यह भी याद होगा आपको कि राहुल गांधी ने कहा था कि गौतम अडानी की कामयाबी का मुख्य कारण प्रधानमंत्री मोदी और उनसे उनकी करीबी है। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने जब धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देने के लिए भाषण दिया तो सदन समेत सभी लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी थी कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए मोदी जी उस पर जवाब देंगे। लेकिन मोदी जी लोकसभा राज्यसभा में दोनों में लंबे लंबे भाषण दे गए, करीब 1.5 घंटे के, बोले कुछ नहीं अडानी पे। और इसके बाद यह सवाल और गहरा गया कि चुप्पी क्यों? तमाम तरह की बातें होने लगी। इशारों में उन्होंने कोई चर्चा भी नहीं की। लेकिन अडानी और मोदी के रिश्तों पर सिर्फ राहुल ही बात नहीं करते हैं, इस बारे में वो लोग भी बात करते हैं जो अडानी के गांव, गली और कुनबे के लोग हैं। मित्रता की बात भास्कर जी भी करते हैं। भास्कर जी का पूरा नाम आरएन भास्कर है और उन्होंने अडानी की जीवनी लिखी है और इस जीवनी का नाम है गौतम अडानी रिमेनिंग बिजनेस इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। गुजरात में एक जगह है थराट, ये आज भी भारत की नुमाइंदगी करता है। गड्ढे, सड़कें, रिहायशी मकानों की बेतरतीब कतारें और संकरी सड़कों पर बेलगाम दौड़ता हुआ ट्रैफिक यहां आपको मिलेगा। यह वो जगह है जहां से अडानी की जड़ें जुड़ी हुई हैं। अडानी ने भले ही तड़क भड़क वाले कई शहर और शीशे की चमकीली ऊंची इमारतें बना ली हो, लेकिन थराट कस्बे की तस्वीर ठीक इससे उलट नजर आती है। जब आप देखेंगे, अगर कभी यहां जाने का मौका मिले तो यहां लोगों से पूछिएगा कि अडानी ने क्या किया, तो लोग बताएंगे कि उनकी चाहत यह है कि अडानी कम से कम कुछ बनवा दें, कस्बे को आधुनिक शहरों में तब्दील कर दें। हालांकि एक पानी की टंकी यहां पर अडानी ने बनवाई है। गुजरात के एक औसत मध्यम वर्गीय जैन परिवार में अडानी पैदा हुए और उनके पिता कपड़े के एक छोटे से कारोबारी थे। उत्तरी गुजरात के भीड़-भाड़ धूल भरे कस्बे थराट के वो रहने वाले थे और आज भी यहां पर अडानी परिवार का एक पुश्तैनी घर है और अब उस घर की देखभाल आनंद बारोट नाम का एक शख्स करता। अडानी के पिता शांतिलाल अडानी ने थराट कस्बे से अहमदाबाद का रुख किया व्यापार के सिलसिले में। 1962 में अहमदाबाद में ही अडानी पैदा हुए। 7 भाई बहनों और उनके बच्चों का एक परिवार था, एक दूसरे के बेहद करीब था और अडानी समूह का यह हिस्सा भी है। अब अडानी के एक भाई दुबई में रहते हैं। ये वही भाई हैं जिनके बारे में 20,000 करोड़ की एक रकम चल रही है। गौतम अडानी के दोस्त जो हैं वो ये बताते हैं कि एक नौजवान के तौर पर वो औसत आदमी थे। ऐसा नहीं था कि उनमें सुरखाव के पर लगे हुए हैं, कोई अनूठी बात नहीं थी। एक युवावस्था के दौरान अडानी की निगाहें ये जरूर था कि ऊंचे मकसद पर लगी रहती थी, हमेशा बड़ी चीज सोचने का उनका वो रहती थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई एक्स्ट्रा ऐसी चीज थी जिसकी वजह से वो इतने बड़े आदमी बन गए। ख्वाब बड़े देखते थे। उनकी ये खूबियां उस वक्त खुलकर सामने आई जब वो मुंबई से अहमदाबाद लौटे और अपने बड़े भाई मनसुख भाई अडानी के प्लास्टिक का व्यापार उन्होंने शुरू किया उनके साथ मिलकर और इजी पैकेजिंग से उन्होंने अपना रिश्ता बनाया। मुंबई में वो रोजगार की तलाश में गए थे। जब अडानी नाबालिग थे, यानी 15 से 16 साल की उम्र के आसपास, तो वो साइकिल और स्कूटर से कपड़े बेचा करते थे अपने आसपास। ये जो दुकान आप देख रहे हैं ये उसी वक्त की दुकान है। आप कह सकते हैं कि अडानी की पहली दुकान है। अहमदाबाद के पुराने शहर में ये दुकान है। वैसे ये अडानी के पिता की दुकान है। अडानी टेक्सटाइल इसका नाम है और अब इस बोर्ड पर जंग लग गई है, लेकिन वो अभी बचा हुआ है। अहम बात यह है कि इस इलाके में इस तरह की तमाम दुकानें हैं। यहां जब आप जाएंगे तो लोग कहते हुए मिल जाएंगे कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अडानी एक दिन इतने बड़े आदमी बन जाएंगे। वो कैसे इतना पैसा कमा रहे हैं ये सोचकर इस गली के दुकानदार भी हैरानी जताते हैं।
इसके बाद 1986 आया, जब गौतम अडानी 24 साल के हुए तो उनकी शादी कर दी गई। उनकी पत्नी प्रीति अडानी एक डेंटिस्ट हैं और वो भी जैन समुदाय से आती हैं और उनके पिता से अडानी परिवार की अच्छी जान पहचान थी। ये वो वक्त था जब अडानी का इंपोर्ट का जो धंधा था वो चलने लगा था और वो बड़े पैमाने पर कारोबार कर रहे थे। 1988 से 92 के दौरान गौतम अडानी का इंपोर्ट का कारोबार 100 टन से कई गुना बढ़कर 40,000 टन पहुंच गया। जल्द ही अडानी ने निर्यात में भी हाथ आजमाना शुरू कर दिया, उस दिशा में भी वो काम करने लगे और बहुत जल्द वो बड़े एक्सपोर्टर बन गए गुजरात में, जो लगभग हर सामान का निर्यात करते थे। लेकिन अडानी की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था मुंद्रा पोर्ट। एक व्यस्त एक्सपोर्टर और इंपोर्ट के तौर पर गौतम अडानी अक्सर बंदरगाह पर सामान उतारते और चढ़ाने में जो देरी होती थी उसकी वजह से परेशान होते। इससे उन्हें हर साल 10 से 12 करोड़ का नुकसान होता था। इसी वजह से उन्होंने अपना जो निजी बंदरगाह था उसको बनाने का फैसला किया, जो उन्होंने मुंद्रा में बनाया। ये जो वक्त था बहुत महत्वपूर्ण था। भारत की अर्थव्यवस्था उदारीकरण से दौर से गुजर रही थी। गुजरात सरकार ने निजी कारोबारियों की मदद से 10 बंदरगाह विकसित करने का फैसला किया था। इसमें मुंद्रा भी शामिल था। मुंद्रा बंदरगाह की गहराई पड़ोस के सरकारी बंदरगाह कांडला से कहीं ज्यादा थी, इसलिए कुदरती तौर पर यहां बड़े जहाज आ जा सकते थे। मुंद्रा को लेकर कई विवाद भी हैं। मुंद्रा बंदरगाह और विशेष आर्थिक क्षेत्र लिमिटेड यानी एमपी सेज के तहत अडानी समूह के पास 15,665 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है। इसके अलावा उन्हें अभी लगभग 16,688 एकड़ जमीन और सौंपे जाने की प्रक्रिया चल रही है। गौतम अडानी और उनके समूह पर अक्सर ये आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने मुंद्रा बंदरगाह के लिए बाजार भाव से बेहद कम दाम पर जमीन हासिल की। बहुत से मीडिया संगठनों ने अडानी समूह को मिट्टी के मोल जमीन बेचने के लिए उस वक्त की गुजरात सरकार की आलोचना भी की थी। हालांकि गौतम अडानी ने हमेशा कहा, और अप्रैल 2014 का उनका एक इंटरव्यू भी है जिसमें वो कहते हैं कि ये आरोप बेबुनियाद हैं। इस इंटरव्यू में गौतम अडानी कहते हैं कि मुंद्रा पोर्ट के विकास के लिए जो जमीन दी गई वो उपजाऊ नहीं थी और ये जमीन सस्ते दामों पर हासिल करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अडानी उन आरोपों को भी खारिज करते हैं, गलत बताते हैं कि उन्होंने जिस कीमत पर जमीन ली वो बाजार भाव के 1/3 से कम थी। गौतम अडानी इस इंटरव्यू में ये कहते हैं कि आरोप बेबुनियाद हैं, बेकार हैं। जब उन्होंने मुंद्रा में अपना काम शुरू किया था तब गुजरात में चिमन भाई पटेल की सरकार थी। 1993 में उन्हें 10 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से इस काम के लिए जमीन आवंटित की गई थी और उस वक्त ये पूरी तरह से बंजर, खराब और पानी में डूबी हुई जमीन थी। गुजरात की राजनीति के जानकार कहते हैं कि गौतम अडानी की तूफानी तरक्की का क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुंद्रा बंदरगाह को जाता है। लेकिन अभी तक अडानी और मोदी की दोस्ती के चर्चे इसलिए नहीं हुए क्योंकि गौतम अडानी को मीडिया कवरेज की बहुत ज्यादा परवाह है नहीं। वो शर्मीले हैं और किसी दूसरे कारोबारी की तरह दिखावा नहीं करते। गौतम अडानी इंटरव्यू देने में भी हिचकाते हैं और उनकी तस्वीरें लेनी हो तो उन्हें मजबूर करना पड़ता है। वो उसके लिए भी अपने दोस्त की तरह नहीं है। वो ऐसे शख्स हैं कि वो अपनी हर रणनीति के बारे में बात नहीं करते। इसके लिए सब्र की जरूरत होती है और उनमें सब्र है और यही उनकी कमाई का राज भी है। अडानी समूह की वेबसाइट कहती है कि 2021-22 में उसका राजस्व जो है वो 70,000 करोड़ का था। आपको यहां यह भी बता दें कि एक जमाने में अमेरिका में बहुत से दौलतमंद बन गए थे और अमेरिका का पूरा तेल उद्योग उन्हीं के पास था। मोनोपोलीज कमीशन इसके बाद बनी और उसने इनका एकाधिकार खत्म कराने की कोशिश की। 20 साल लगे ये काम कराने में और कंपनियों को 34 हिस्सों में बांट दिया गया था। फिर भी वो सारी 34 कंपनियां पैसे वाली थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त गौतम अडानी के कारोबारी विजय रथ को जिस रफ्तार से दौड़ाया जा रहा है उसके अपने खतरे भी हैं। भारत में मूलभूत ढांचे के विकास का एक बड़ा हिस्सा उनके हाथ में है। गैस और बिजली के वितरण का ज्यादातर कारोबार उनकी कंपनियां करती हैं, लेकिन बहुत से लोगों को यह लगता है कि यह तो बस शुरुआत है। भारत में बुनियादी ढांचे के विकास में अपार संभावनाएं, अपॉर्चुनिटी हैं। विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट कहती है कि अपनी तेजी से बढ़ रही शहरी आबादी की जरूरतें पूरी करने के लिए भारत को 2036 तक हर साल 55 अरब डॉलर की रकम शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निवेश करनी होगी। भारत में विश्व बैंक के निदेशक अगस्तानो कोवाम्बे कहते हैं कि भारत के निजी क्षेत्र की पूंजी की सख्त जरूरत है। वो कहते हैं कि हरित, स्मार्ट, समावेशी और टिकाऊ शहरीकरण के लिए भारत के शहरों को भारी मात्रा में पूंजी चाहिए। शहरी स्थानीय निकायों यानी यूएलबी और खासतौर पर बड़े और कर्ज देने लायक निकाय निजी स्रोतों से ज्यादा कर्ज ले सकें, इसके लिए सही माहौल बनाने की जरूरत है। तभी शहर अपनी तेजी से बढ़ रही आबादी के रहन सहन में टिकाऊ तरीके से सुधार कर पाएंगे। अभी तक बुनियादी ढांचे के विकास की ज्यादातर परियोजनाओं में या तो केंद्र सरकार पैसे लगाती है या फिर राज्यों की सरकारें पैसे लगाती हैं। इस क्षेत्र में निजी निवेश सिर्फ 5% से आगे नहीं बढ़ सका है। तो जाहिर है कि निजी निवेशकों और उद्यमियों के
पास बुनियादी ढांचे के विकास की बड़ी परियोजनाओं को हाथ में लेने की काफी संभावनाएं हैं हिंदुस्तान में। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कई बार सार्वजनिक रूप से देश की संपत्ति बढ़ाने वालों को ज्यादा सम्मान देने की भी बात की है और इस बात पर भी जोर दिया है कि राष्ट्र के प्रति उनकी विशाल सेवाओं को मान्यता दी जानी चाहिए। नरेंद्र मोदी आगे भी संपत्ति निर्माण करने वालों को बढ़ावा देते रहेंगे, ये उनकी बातों से लगता है और जाहिर है कि इसका सबसे ज्यादा लाभ अदानी, अंबानी और दूसरे उद्योगपतियों को मिलता रहेगा। यहां अदानी की सरकारी दोस्ती का एक और असर आप देख सकते हैं कि उनको कर्ज बड़ी आसानी से मिलता है। एक क्रेडिट साइट्स है जो अगस्त में जिसने अपनी एक रिपोर्ट दी कि अदानी के कारोबारी साम्राज्य के बारे में अगर कहें तो वो गहरे कर्ज में डूबा हुआ है। रिपोर्ट कहती है कि अदानी के कारोबार से जुड़े दूसरे जोखिमों पर भी पर्दा हटाया जाएगा। मार्च 2022 में अदानी समूह के ऊपर 1,88,000 करोड़ का कर्ज था। 2015-16 में जहां अदानी समूह की कुल कर्ज में सरकारी बैंकों हिस्सेदारी 55% थी, वहीं 21-22 में कुल ऋण में सरकारी बैंकों का कर्ज घटकर 21% रह गया था। यानी अपार कर्ज और तमाम दुश्वारियों के बाद भी अदानी बढ़ते गए। कैसे बढ़ते गए ये आप प्रधानमंत्री मोदी के कुछ बयानों से समझ सकते हैं। और आखिर में मैं यही कहूंगा कि अदानी दिमागी तौर पर औरों से ज्यादा तैयार थे, इसलिए किस्मत भी उनके साथ रही। लेकिन अब क्या सुप्रीम कोर्ट में भी किस्मत उनका साथ देगी? इस सवाल का जवाब जल्द ही मिलेगा। अब सबकी निगाहें उस सील बंद तिलिस्मी लिफाफे पर हैं कि आखिर मित्रता का कितना फायदा अदानी को उनके व्यापार में मिला है। हालांकि विपक्ष को इससे बहुत उम्मीद नहीं है, वो जेपीसी की मांग कर रहा है और कांग्रेस फिर से यह सवाल खड़े कर रही है कि मित्रता किस हद तक की है। बहुत शुक्रिया आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया।